नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछली क्लास में हमने मांग व पूर्ति का नियम पढ़ा। मांग का नियम यह बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत ऊपर जाती है तो उसकी मांग नीचे चली जाएगी, कम हो जाएगी, और वस्तु की कीमत यदि कम होती है तो मांग ऊपर की तरफ आ जाएगी। यानी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में ऋणात्मक या प्रतिलोम संबंध होता है। लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता है कि किसी वस्तु की कीमत कम या ज्यादा होने पर उसकी मांग की में क्या प्रभाव आएगा, कितनी परिवर्तित होगी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मांग की लोच। मांग की लोच क्या है? कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, यह चीज बताती है मांग की लोच। मांग की लोच की कितनी श्रेणी है? मांग की लोच की 5 श्रेणी है। पहली है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है कि कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर ही मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है, वो होती है पूर्णतः लोचदार मांग। इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। ये एक डायग्राम ले लिया, ये ओ बिंदु है, नीचे एक्स होता है, ऊपर वाई होती है, यहां पर कीमत अंकित कर लेते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी समझ लिया। अब देखो, ये है डी वक्र, डी यानी डिमांड, मांग वक्र। अब देखो, वस्तु की कीमत है, यदि यहां पर 10 रुपये थी तो कीमत 10 की 10 ही रह रही है। मांग है ऑटोमेटिक बढ़ रही है, कम हो रही है। तो जो पूर्णतः लोचदार मांग है उसमें मांग वक्र इस हिसाब से बनेगा, कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर ही मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दूसरा है इकाई से अधिक लोचदार मांग, या इसको केवल लोचदार मांग भी कह सकते हैं। इसका मांग वक्र कैसे बनेगा साथियों? इसका मांग वक्र देखो, इकाई से अधिक लोचदार मांग है, इस हिसाब से। अब देखो, यदि कीमत 10 रुपये है तो मांग इतनी है, और यदि कीमत घटकर 8 रुपये हो जाती है तो इसकी मांग इतनी बढ़ जाएगी। यानी कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, तो उसको कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। जो मांग की लोच होती है उसको ईडी कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इकाई से अधिक होगी, यानी कीमत में कम परिवर्तन होता है तो भी मांग ज्यादा बढ़ेगी। कीमत के अनुपात की तुलना में मांग में ज्यादा परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे इकाई से अधिक लोचदार मांग। तीसरी है इकाई के बराबर लोचदार मांग, यानी इकाई के बराबर। इसका मांग वक्र है वो आयताकार अतिप्रबल्य होता है। वो किस हिसाब से होता है दोस्तों, मैं बताता हूं। ये देखो, ये है इकाई के बराबर लोचदार मांग का वक्र। इसमें क्या होता है कि जो भी ये आयत बन रही है, इन सभी आयतों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। इसलिए इसके मांग वक्र को कहते हैं आयताकार अतिप्रबल्य। किसके? इकाई के बराबर लोचदार मांग। यानी जितना आनुपातिक परिवर्तन कीमत में होगा उतना ही आनुपातिक परिवर्तन मांग में होगा, तो उसे कहेंगे इकाई के बराबर लोचदार मांग। चौथा है इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग यानी ईडी है वो 1 से क्या होगी? कम होगी। इसमें होगी ईडी बराबर 1, और जो पूर्णतः लोचदार मांग थी इसमें थी ईडी बराबर अनंत। तो इकाई से कम लोचदार मांग है, इसके अंदर क्या होगा कि जो कीमत में परिवर्तन है वो तो ज्यादा होगा, और जो वस्तु की मांग है उसमें परिवर्तन क्या होगा? कम होगा। इसका मांग वक्र इस हिसाब से बनेगा। अब यहां देखो, कीमत में परिवर्तन इतना हो रहा है लेकिन मांग में परिवर्तन केवल इतना ही हो रहा है, तो इसको कहेंगे इकाई से कम लोचदार मांग। ईडी कम है 1 से। पांचवा है पूर्णतया बेलोचदार या शून्य लोच की मांग। शून्य लोच की मांग क्या होती है दोस्तों? शून्य लोच की मांग के अंदर जो कीमत है उसमें परिवर्तन तो बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको कहते हैं शून्य लोचदार मांग। जो इनका नामकरण है वो
मांग में लोच के हिसाब से पड़ा है, तो शून्य लोच का मतलब है कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत ही घट बढ़ रही है, तो इसका डायग्राम बनेगा इस हिसाब से। जो शून्य लोचदार मांग है उसका डायग्राम बनेगा लंबवत, और जो पूर्णतः लोचदार मांग है उसका बनेगा क्षैतिज, इस हिसाब से। अब देखो ये कीमत थी यहां पर, तो ये कीमत है ये घट बढ़ रही है, मांग है ऑटोमेटिक इतनी इस ए बिंदु पर है उतनी रह रही है। कीमत यहां पर यदि 10 रुपये थी यहां पर 5 रुपये है, तो कीमत में परिवर्तन हो रहा है, मांग उतने की उतनी रह रही है, तो ये होती है पूर्णतः बेलोचदार या शून्य लोच मांग। तो ये मांग की लोच की 5 श्रेणियां, इन पांचों का हमने अध्ययन किया। जो पूर्णतः लोचदार है और पूर्णतः बेलोचदार है, ये एक काल्पनिक धारणा होती है, वास्तविक रूप से बाजार में नहीं पाई जाती है। जो इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से बराबर और इकाई से कम लोचदार मांग है, यही बाजार में पाई जाती है। अब देखो वस्तुओं की श्रेणियां होती है, इकाई से अधिक लोचदार मांग किन वस्तुओं की होगी, तो ये होगी विलासिता की वस्तुएं। जो धनाढ्य वर्ग है वो विलासिता की वस्तुएं काम में लेते हैं, उनकी मांग होती है इकाई से अधिक लोचदार। जैसे एसी है, महंगी गाड़ी है, उनकी मांग क्या होगी, इकाई से अधिक लोचदार होगी, यानी उनके कीमत में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पर भी मांग ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा घटेगी। इकाई के बराबर लोचदार मांग है, ये होगी आरामदायक वस्तुओं की। आरामदायक वस्तुएं कौन सी है, आरामदायक वस्तुएं जैसे पंखा है, कूलर है, टू व्हीलर व्हीकल है, ये सभी होगी आरामदायक वस्तुएं, इनकी मांग होती है इकाई के बराबर। और जो इकाई से कम लोचदार मांग है ये होती है आवश्यक वस्तुओं की। जैसे आवश्यक वस्तुएं कौन सी है, अनाज है, अनाज इत्यादि ये आवश्यक वस्तुएं हैं, अनाज है, दवाई है, इनकी मांग क्या होगी, इकाई से कम लोचदार होगी, यानी इनके दाम ज्यादा बढ़ जाए तो भी हमें ये खरीदने पड़ेगी, और कम होंगे तो भी हम इनको बहुत ज्यादा नहीं खरीदेंगे। तो जो आवश्यक वस्तुएं होती है इनकी मांग इकाई से कम लोचदार होती है। तो मांग के लोच की श्रेणियां हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ रहे हैं मांग के लोच को मापने की विधियां। पहली विधि है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि है, इसमें सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है, परिवर्तन, यानी ये त्रिभुज होता है, इसको कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन क्यों बट्टा क्यों बट्टा परिवर्तन पी बट्टा पी। ये क्यों होता है, ये इसको कहते हैं मात्रा और परिवर्तन, यानी जो मात्रा में परिवर्तन है, मात्रा परिवर्तन क्यों होती है, प्रारंभिक मात्रा, परिवर्तन पी यानी प्राइस, यानी कीमत में परिवर्तन, और पी है प्रारंभिक कीमत। इसको मैं उदाहरण से आपको सरल सा समझाऊंगा। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसकी पहले 10 रुपये का भाव है, तो हम खरीद रहे हैं 50 किलो। अब उसका भाव हो गया 8 रुपये किलो का, तो हम खरीदेंगे 60 किलो। तो अब देखो अनुपातिक या प्रतिशत विधि से हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो परिवर्तन क्यों होगा, मात्रा में परिवर्तन। मात्रा देखो पहले 50 थी, अब 60 हो गई है, तो मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 10। तो दूसरा है प्रारंभिक मात्रा, पहले मात्रा कितनी है 50, ये बट्टा में लगा दी। बाद में है परिवर्तन P, यानी कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है, पहले 10 रुपये थे अब 8 हो गए, तो इसको लिखेंगे -2 रुपये। बाद में है P, यानी प्रारंभिक कीमत कितनी थी, प्रारंभिक कीमत थी 10। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 5, यानी बराबर 1 आ गया माइनस का। अब ये माइनस लगाने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्योंकि मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक ही होती है, ये हमेशा माइनस में ही आएगी। इसको यदि प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो -1 है, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100%। अब दूसरी अपनी विधि है ज्यामितीय या बिंदु विधि। ज्यामितीय या बिंदु विधि में जो डायग्राम होता है उसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो डायग्राम पर OX OY हो गया और ये हो गया DD, यानी डिमांड वक्र, मांग वक्र। इस पर अपन बिंदु ले लेते हैं। अब जो A बिंदु है यहां पर क्या होगा, यहां पर मांग है वो पूर्णतया लोचदार होगी, और जो E बिंदु है यहां पर होगी पूर्णतया बेलोचदार।
यहाँ पर मांग निकालने का जो सूत्र होता है इसको थोड़ा सा देख लेना। ये सूत्र है निचला हिस्सा बट्टा ऊपरी हिस्सा। ज्यामितीय बिंदु विधि का में मांग की लोच ज्ञात करने का सूत्र है निचला हिस्सा बट्टा ऊपरी हिस्सा। अब जैसे आपको यहाँ पे मैं कह दूं कि बी बिंदु की लोच ज्ञात करनी है, सूत्र देखने से भी पता चलता है ये बी बिंदु पर इकाई से अधिक लोचदार मांग है। इसको यदि सूत्र के रूप में लिखना चाहिए तो निचला हिस्सा कौन सा है, देखो बी से लेकर ई तक का हिस्सा है, तो इसको कहेंगे बी ई बट्टा ऊपरी हिस्सा कितना है ए बी। तो ये हो गया ज्यामितीय बिंदु विधि से मांग निकालना। अब है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि सबसे मोस्ट यही है कि कुल व्यय विधि दी किसने थी, तो मार्शल ने कुल व्यय विधि दी थी। इसके अंदर मांग की लोच है वो 3 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है लोचदार, दूसरी हो सकती है एकिक लोच या फिर उसको कह सकते हैं इकाई के बराबर लोचदार, एकिक लोच, और तीसरी है बेलोचदार। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोचदार विधि है, नाम से ही आपको पता लग गया कि कुल व्यय के आधार पर ही इससे जो मांग की लोच है वो ज्ञात होगी। तो लोचदार विधि में क्या होता है कि कीमत बढ़ने पर, कीमत यदि बढ़ रही है तो कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है, यानी विपरीत दिशा में कुल व्यय और कीमत में संबंध पाया जाता है। इसमें यदि कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय कम होगा, और इसमें कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय क्या होगा, बढ़ जाएगा। मार्शल की जो कुल व्यय विधि है उसमें लोचदार में कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम होगा और कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ेगा। जैसे मान लो बीकानेरी भुजिया है, उसकी पहले दाम है 100 रुपये किलो। कितने हैं, 100 रुपये, और आप उसकी मात्रा काम में ले रहे हो 10 केजी। 100 रुपये किलो पर 10 किलो खरीद रहे हो तो आपका कुल व्यय कितना हो गया, कुल व्यय हो गया 1000 रुपये। अब मान लो इसकी रेट बढ़कर हो जाती है 120 रुपये, 120 रुपये हो जाती है तो आप इसकी जो कीमत, जो मात्रा है वो काम में लोगे 7 किलो। तो 120 रुपये पर आप ले रहे हो 7 किलो, तो अब आपका कुल व्यय कितना होगा, 12×7=84, 840 रुपये। अब देखो कीमत बढ़ने पर क्या हो गया, कुल व्यय कम। अब देखो कीमत बढ़ी है 100 से 120 रुपये हुई है, तो हमारा कुल व्यय पहले 1000 था, अब कितना हो गया 840 रुपये। तो इसमें क्या होगा, लोचदार मांग है। भुजिया की मांग कौन सी है, लोचदार। एक लोच है, इसमें इकाई के बराबर लोच रहती है, कुल व्यय ना ही तो बढ़ता है और ना ही घटता है, कीमत के अनुपात में ही कुल व्यय का परिवर्तन होता है। कीमत परिवर्तन बराबर कुल व्यय परिवर्तन, यानी कुल व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जिस अनुपात में कीमत बढ़ रही है उसी अनुपात में कुल व्यय परिवर्तन होगा। जो बेलोचदार मांग है, बेलोचदार मांग में क्या होता है कि जैसे लोचदार में विपरीत तरफ चलता है कुल व्यय, बेलोचदार के अंदर कुल व्यय उसी दिशा में चलता है। कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ेगा। कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय बढ़ेगा, और कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये मार्शल की कुल व्यय विधि हमने पढ़ ली। पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था मांग व पूर्ति का नियम, उसमें 1-2 चीज आपको बताने से छूट गई थी, उसमें से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं तो उनको मैं क्लियर कर देता हूं। मांग का नियम है वो कुछ वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, उसमें से एक है गिफिन वस्तुएं, यानी जो घटिया वस्तुएं होती है उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। उनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर उनकी मांग भी कम हो जाती है। यानी मांग का नियम तो कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी, लेकिन उनकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उन वस्तुओं को कहते हैं घटिया वस्तुएं। इन वस्तुओं को सबसे पहले गिफिन वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था, इसलिए इनको कहते हैं गिफिन वस्तु। यानी मांग का नियम किन वस्तुओं पर लागू नहीं होता, गिफिन वस्तु या घटिया वस्तुओं पर। इसके अलावा अन्य
जो कुछ चीज़ें उन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, जैसे प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। भविष्य में यदि कीमत बढ़ने की आशंका है या कीमत कम होने की आशंका है उन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। अब देखो एक चीज और है, एक तो होती है मांग में कमी, मांग में कमी या वृद्धि, और एक होता है मांग मात्रा में कमी या वृद्धि। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मांग में कमी या वृद्धि कब होगी? कीमत के अलावा जो अन्य तत्व हैं, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, उनके कारण यदि मांग में कमी या वृद्धि हो रही है तो उनको कहेंगे मांग में कमी या वृद्धि। और कीमत में परिवर्तन के कारण मांग कम या ज़्यादा हो रही है तो उन्हें कहेंगे मांग मात्रा में कमी या वृद्धि। मांग मात्रा में कमी या वृद्धि किसके कारण होती है? कीमत के कारण। मांग मात्रा में कमी या वृद्धि होती है कीमत के कारण। इसको हम कहते हैं मांग में संकुचन या विस्तार। कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो कहते हैं मांग मात्रा में कमी या वृद्धि, या मांग में संकुचन या विस्तार। और जो अन्य चीजें हैं उनके कारण मांग में कोई परिवर्तन होता है तो कहेंगे मांग में कमी या वृद्धि। तो हमने मांग और पूर्ति का नियम, मांग की लोच की श्रेणियां, इनको मापने की विधियां, ये सब पढ़ ली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।